A very refreshing morning to everyone. I am Simran Pujara from Bright Up Academy. Today I will describe the word aggregate demand in simple manner. The topic is aggregate demand. Aggregate means total. टोटल चारों सेक्टर की डिमांड को ही हम एग्रीगेट डिमांड कहते हैं। हमारी इकोनॉमी में 4 सेक्टर होते हैं, दैट इज हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट एंड फॉरेन सेक्टर। हाउस होल्ड मतलब सोसाइटी जहां पे हम रहते हैं, फर्म जो रॉ मटेरियल से फिनिश गुड बनाती है, गवर्नमेंट सेक्टर एंड फॉरेन सेक्टर। फॉरेन में एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट आ जाता है। अगर हम डेफिनेशन को पढ़े, इट रेफर्स टू टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज which all the sector of an economy are willing and able to purchase at each possible prices during a given period of time. Means at a given period of time चारों सेक्टर मिलके जितने गुड्स एंड सर्विसेज खरीदना चाहते हैं और खरीद सकते हैं, उसे ही हम एग्रीगेट डिमांड कहते हैं। अगर हम इसके कंपोनेंट्स की बात करें, इन्हीं सेक्टर के खर्चों को हम इसके कंपोनेंट्स कह देते हैं। हाउस होल्ड के खर्चों को हम कहते हैं प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, फर्म के खर्चों को हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं, जो गवर्नमेंट खर्चे करती है उसे हम गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर कहते हैं, और फॉरेन के खर्चों को हम नेट एक्सपोर्ट कहते हैं। फर्स्ट वन इज प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इसे हम कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। ये खर्चे हाउस होल्ड के होते हैं और ये बेस करते हैं हमारी इनकम पे। जितनी ज्यादा हमारी इनकम होगी उतने ज्यादा हमारे खर्चे होंगे। डिस्पोजेबल इनकम एक ऐसी इनकम होती है जो हम सेविंग और कंजप्शन के लिए रखते हैं। नेक्स्ट वन इज इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट किसके खर्चों को कहते हैं? फर्म के खर्चों को कहते हैं। फर्म खर्चे किस पे करती है? मशीनरी को परचेज करने के लिए, कैपिटल गुड्स को परचेज करने के लिए। लेकिन ये थ्योरी दी है जेएम कीनीज ने फॉर दी सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। हमारी स्टडी को सिंपल करने के लिए उन्होंने कहा था कि हम इन्वेस्टमेंट को ऑटोनॉमस मानेंगे। ऑटोनॉमस मीन्स कांस्टेंट मानेंगे, विच इज अनअफेक्टेड बाय चेंज इन लेवल ऑफ इनकम। चाहे हमारी इनकम बढ़े चाहे कम हो, हम इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को हमेशा सेम मानेंगे। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट किस पे खर्चे करती है? गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर पे, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, वो भी यहाँ पे इंक्लूड होंगे। नेट एक्सपोर्ट इज जनरली अ डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। जितना हमारी कंट्री ने एक्सपोर्ट करा और जितना इंपोर्ट करा, दोनों को अगर हम डिडक्ट कर दे, माइनस कर दे, तो हमारा क्या आ जाता है? नेट एक्सपोर्ट। सिंपली एडी क्या बन गया इसका फॉर्मूला? C plus I plus G plus X minus M. Now we will learn with the help of schedule. If we talk about schedule, हम यहाँ पे इनकम एज्यूम करेंगे 0, 100, 200, 300, 400 and 500. हमने यहाँ पे कंजप्शन लिया है 40, देन 80 का गैप, दैट इज 120 प्लस 80 200, 280, 360 एंड 440। अभी मैंने आपको बताया था इन्वेस्टमेंट जो होती है वो ऑटोनॉमस होती है, मींस हमेशा सेम रहती है, एंड वी आर एज्यूमिंग हियर 20, मींस यहाँ पे क्या आएगा? 20 20 20 20 20 20। अभी हमने पढ़ा था कि एडी का फॉर्मूला क्या होता है? C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। लेकिन किनेशियन थ्योरी में हम सिर्फ 2 सेक्टर को पढ़ते हैं, दैट इज एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई। जब हम C और I को प्लस करेंगे तब हमारा AD आ जाएगा। AD 40 प्लस 20 60, 120 प्लस 20 140, हमारा AD आ गया। अगर हम इसके ग्राफ की बात करें, हम एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट करेंगे इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट। वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट करेंगे कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट एंड एडी कर्व। हमें पता है हमारा कंजप्शन कर्व हमेशा अबव दी ओरिजिन स्टार्ट होता है। अबव दी ओरिजिन का मतलब जीरो से स्टार्ट नहीं होता, वो अबव जीरो ओरिजिन से ऊपर होता है। क्यों? क्योंकि कंजप्शन कभी भी जीरो नहीं हो सकता। जब हमारी इनकम जीरो थी फिर भी हम मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन कर रहे थे, उस कंजप्शन को ऑटोनॉमस कंजप्शन कहते हैं। ऑटोनॉमस कंजप्शन की वजह से कभी भी हमारा कंजप्शन जीरो नहीं होता और कंजप्शन कर्व हमारा कभी भी ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होता, इसीलिए ये अबव दी ओरिजिन स्टार्ट हुआ है और पॉजिटिव स्लोप है, क्योंकि इनकम के बढ़ने के साथ हमारा कंजप्शन बढ़ता रहता है। सिमिलरली इफ वी टॉक अबाउट इन्वेस्टमेंट, अभी हमने यहाँ देखा था इन्वेस्टमेंट क्या होती है? ऑटोनॉमस, हमेशा सेम रहती है। इसी वजह से जो हमारा इन्वेस्टमेंट कर्व बना है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस बना है। व्हाई इन्वेस्टमेंट कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस? ड्यू टू ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट हमेशा सेम रहती है, चाहे हमारी इनकम बढ़े चाहे हमारी इनकम कम हो।
नेक्स्ट वन इज कंजप्शन कर्व और एडी कर्व भी आपस में पैरेलल होते हैं। जब हमें पता है एडी का फॉर्मूला क्या है, सी प्लस आई। कंजप्शन में जब आई प्लस करेंगे तब एडी आ जाएगा। कंजप्शन में जब आई प्लस करेंगे, यहाँ पे आई का गैप होगा हमेशा, और आई हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। तो एडी कर्व और कंजप्शन कर्व आपस में क्या बनेंगे, पैरेलल बनेंगे। वाई कंजप्शन एंड एडी कर्व आर पैरेलल टू ईच अदर ड्यू टू ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट हमेशा सेम रहती है। नेक्स्ट टॉपिक इज एग्रीगेट सप्लाई। इफ वी टॉक अबाउट एग्रीगेट सप्लाई, जैसे एग्रीगेट डिमांड कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से था, वैसे एग्रीगेट सप्लाई प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से है। अब सारे प्रोड्यूसर मिलके इकोनॉमी में कितने गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई करना चाहते हैं, उसे हम एग्रीगेट सप्लाई कहते हैं। It refers to the value of all final goods and services which all the producer are willing and able to supply in an economy during a given period of time. एस का फॉर्मूला होता है C प्लस एस, कंजप्शन प्लस सेविंग। एस हमारा नेशनल इनकम के भी इक्वल होता है। ऐसा माना जाता है कि बिल्कुल भी इन्वेंट्री नहीं बची, जितना स्टॉक बना उतना का उतना जो है वो बिक गया, नेशनल इनकम में कॉन्ट्रीब्यूट हो गया। इसी वजह से एस सी प्लस एस के भी इक्वल होता है और एस वाई के भी इक्वल होता है, इसीलिए वाई भी सी प्लस एस के इक्वल होता है। अगर हम शेड्यूल बनाए, वाई हमने एज्यूम करा था 0, 100, 200, 300, 400, 500। कंजप्शन हमने एज्यूम करा था 40, 120, 200, 280, 360 एंड 440। अगर हम इनकम में से कंजप्शन को माइनस कर देंगे तो सेविंग आ जाएगी। जितना हमने कमाया उसमें से जितना हमने खाया, अगर वो हम माइनस कर देंगे तो हमें सेविंग पता चल जाएगी। 0 में से 40 गया -40, 100 में से 120 गया 20 आ गया, 200 में से 200 गया 0 आ गया, 300 में से 280 20 आ गया, 400 में से 360 40 आ गया, 500 में से 440 60 आ गया। जब हमने एस निकाला सी प्लस एस करके तो हमारा क्या आया, 0, 100, 200, 300, 400, 500, जो बिल्कुल किसके सिमिलर था, वाई, नेशनल इनकम के सिमिलर था। अभी हमने यहाँ पे कहा था वाई और एएस आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, इसी वजह से ये दोनों इक्वल आ गए। इसके बाद अगर हम इसके ग्राफ की बात करें, एक्स एक्सिस पे सेम हम इनकम आउटपुट एम्प्लॉयमेंट लेने वाले हैं, वाई एक्सिस पे एएस लेने वाले हैं। हमें पता है एएस और इनकम दोनों ही आपस में इक्वल होते हैं, इसीलिए ये जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा 45 डिग्री पे। इट इज अ लाइन ऑफ प्रेफरेंस, और ये हमेशा किस पे बनता है, 45 डिग्री पे, क्योंकि हमेशा इनकम एएस के इक्वल होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज कंजप्शन फंक्शन। Consumption function explain the functional relationship between consumption and national income. Consumption और national income में क्या relationship है वो हमें पता चलता है consumption function से। अगर हम इस कर्व की बात करें, x एक्सिस पे इनकम लिखते हैं एंड y एक्सिस पे कंजप्शन। कंजप्शन कर्व हमारा अबव द ओरिजिन स्टार्ट होता है, क्योंकि कंजप्शन कभी भी 0 नहीं होता, एंड इनकम कर्व हमारा 45 डिग्री पे बनता है। जब हमने ये दोनों कर्व बनाए, दोनों इंटरसेक्ट करे एट पॉइंट ई पे। इस ई को हम ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे इनकम कंजप्शन की इक्वल होती है। जितना कमाया उतना खाया, मींस यहाँ पे हमारी सेविंग 0 होगी और वाई सी के इक्वल होगा। इस पॉइंट को ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। अगर ब्रेक इवन पॉइंट से पहले देखें तो कंजप्शन ज्यादा था, इनकम कम थी। इस पॉइंट के बाद हमारी इनकम बढ़ गई और कंजप्शन कम हो गया। अगर अब हम बात करें, इसके दो पार्ट होते हैं कंजप्शन फंक्शन के। फर्स्ट होता है एपीसी, दूसरा होता है एमपीसी। एपीसी की फुल फॉर्म होती है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, वेयर एज एमपीसी की फुल फॉर्म होती है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एपीसी का फॉर्मूला सी अपॉन वाई, एमपीसी का फॉर्मूला डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। अगर हम इसकी डेफिनेशन बनाए, सी अपॉन वाई, इट रेफर्स टू द रेशियो ऑफ कंजप्शन कोरेस्पॉन्डिंग टू द लेवल ऑफ नेशनल इनकम। मतलब दोनों के ही रेशियो को हम क्या कहते हैं, एपीसी कहते हैं। ऐसे ही अगर हम एमपीसी की डेफिनेशन बनाए, इट रेफर्स टू द रेशियो ऑफ चेंज इन कंजप्शन टू द चेंज इन लेवल ऑफ नेशनल इनकम, कि नेशनल इनकम में चेंज आने की वजह से कंजप्शन में कितना चेंज आ रहा है, इसके रेशियो को हम एमपीसी कहते हैं। अब हम शेड्यूल की मदद से समझेंगे। हमने वाई लिया 0, 100, 200, 300, 400, 500। कंजप्शन सिमिलरली जैसे पहले लिया था 40, 120, 200, 280, 360 एंड 440। अगर हम एपीसी की बात करें कैसे आएगा, सी अपॉन वाई करके, मींस दोनों को डिवाइड करके। अगर हम दोनों को डिवाइड करते हैं 40 डिवाइडेड बाय 0 अनडिटरमाइंड,
120 डिवाइडेड बाय 100 1.2, 200 डिवाइडेड बाय 200 1 आ गया, 280 डिवाइडेड बाय 300 0.93 आया, 360 डिवाइडेड बाय 400 0.9 आया, 440 डिवाइडेड बाय 500 0.88 आया। अब पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है हम वो समझेंगे। हम देखते हैं कि इनकम हमारी इंक्रीज हो रही है, 0 से 100 हुई, 200 हुई, 300 हुई, इनकम इंक्रीज हो रही है। अगर हम एपीसी को देखें, एपीसी की वैल्यू क्या हो रही है, एपीसी की वैल्यू पहले 1.2 थी, फिर 1 हुई, फिर 0.93 हुई, फिर 0.8 पे भी चले गई, मींस एपीसी फॉल हो रहा है। हमें पता चला कि एपीसी फॉल होता है विद इंक्रीज इन लेवल ऑफ इनकम। जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ते जाएगी वैसे वैसे एपीसी की वैल्यू कम होते जाएगी। अब हम देखते हैं एपीसी 1 भी था हमारा। एपीसी 1 कब था, जब इनकम और कंजप्शन दोनों इक्वल थे, मतलब जब जितना कमाया उतना खाया, उस पॉइंट को क्या कहते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट। इस पॉइंट पे हमारा एपीसी 1 था, मींस एपीसी इज इक्वल टू 1 व्हेन वाई इज इक्वल टू सी, दैट इज एट ब्रेक इवन पॉइंट। क्या एपीसी कभी जीरो हो सकता है, एपीसी का फॉर्मूला क्या होता है, सी अपॉन वाई। ये जीरो तभी होगा जब कंजप्शन जीरो होगा, और कंजप्शन कभी जीरो होता ही नहीं है, इसी वजह से एपीसी कभी भी जीरो नहीं हो सकता। और क्या क्या है पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, अगर हम इससे पहले देखें, यहाँ पे क्या है, हमारी इनकम कम है और कंजप्शन ज्यादा है। ब्रेक इवन पॉइंट से पहले हमारा कंजप्शन ज्यादा है और इनकम हमारी कम है, तब हमारी एपीसी की वैल्यू मोर देन 1 आ रही है। और अगर हम ब्रेक इवन पॉइंट के बाद देखें, तब क्या हुआ, हमारा कंजप्शन कम हो गया और इनकम ज्यादा हो गई, तब हमारी एपीसी की वैल्यू लेस देन 1 आ रही है। ये है पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। एपीसी कम होता है विद इंक्रीज इन लेवल ऑफ इनकम, एपीसी 1 एट ब्रेक इवन पॉइंट पे होता है, जहां पे y इज इक्वल टू सी होता है, इनकम इज इक्वल टू कंजप्शन होता है, और सेविंग जीरो होती है। एपीसी कभी भी जीरो नहीं हो सकता बिकॉज कंजप्शन कांट बी जीरो। जब इनकम हमारी कम होगी कंजप्शन से, तब एपीसी ज्यादा होगा 1 से, जब हमारी इनकम बढ़ जाएगी कंजप्शन से, तब एपीसी होगा लेस देन 1। ऐसे ही हम एमपीसी को समझेंगे, दैट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इसका फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। डेल्टा सी का मतलब चेंज इन कंजप्शन और डेल्टा वाई का मतलब चेंज इन इनकम। वाई हमने लिया 0, 100, 200, 300, 400, 500। अब हम डेल्टा वाई निकालेंगे। डेल्टा वाई मतलब इनकम में कितना चेंज आ रहा है, 100 से 200 हुआ 100 का चेंज, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 500, सब में 100 100 का चेंज है, हमने 100 100 लिख दिया। कंजप्शन में हमें पहले ही पता है हम 80 80 का चेंज ले रहे थे, हमने डेल्टा सी यहाँ पे 80 लिख दिया। एमपीसी का फॉर्मूला डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, अगर हम 80 को 100 से डिवाइड करेंगे 0.8 आएगा, सिमिलरली सब में 0.8 आ गया। अब इसमें पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है कि एमपीसी की जो वैल्यू है वो वेरी करती है 0 और 1 के बीच में, मींस एमपीसी 0 से कम नहीं हो सकता और 1 से ज्यादा नहीं हो सकता, एमपीसी 0 और 1 के बीच में ही आएगा। अगर हम एडिशनल इनकम को एडिशनल कंजप्शन के इक्वल कर दे, मतलब अगर मेरी इनकम 100 से बढ़ रही है और मैंने 100 से ही कंजप्शन बढ़ा लिया, दोनों की वैल्यू सेम आई, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1। When additional income is equal to additional consumption, then MPC is equal to 1। यहाँ पे हम सेविंग बिल्कुल भी एडिशनल नहीं कर रहे हैं। और MPC 0 कब होगा, मान लो मेरी इनकम 100 से बढ़ रही है और मैं 100 से ही सेविंग को बढ़ा रही हूँ, अपने कंजप्शन को जो चेंज आ रहा है उसे 0 रख रही हूँ, मतलब चेंज इन कंजप्शन 0 रख रही हूँ, तब एमपीसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, बिकॉज कंजप्शन में कोई चेंज आया ही नहीं। डेल्टा सी 0 हो सकता है, चेंज इन कंजप्शन 0 हो सकता है, लेकिन कंजप्शन कभी भी 0 नहीं होता। लास्ट पॉइंट, एमपीसी ऑफ पुअर इज मोर देन एमपीसी ऑफ रिचर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। अगर हम बात करें एमपीसी ऑफ पुअर एंड रिचर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, अगर इनकम बढ़ रही है तो पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी क्या करेगी, अपने कंजप्शन को बढ़ाएगी रेदर देन सेविंग, वेरएज अगर रिचर सेक्शन ऑफ सोसाइटी की इनकम बढ़ रही है तो वो सेविंग को बढ़ाएगी रेदर देन कंजप्शन, क्योंकि कंजप्शन में तो वो पहले ही फुलफिल है। इसीलिए एमपीसी ऑफ पुअर इज मोर देन एमपीसी ऑफ रिचर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, एमपीसी की वैल्यू वेरी करती है 0 और 1 के बीच में। एमपीसी 0 कब होगा, जब चेंज इन इनकम किसके इक्वल होगी, चेंज इन सेविंग के, और चेंज इन कंजप्शन 0 होगा। एमपीसी 1 कब होगा, जब डेल्टा वाई और डेल्टा सी इक्वल होंगे, whereas MPC of poor is more than MPC of richer section of society। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेविंग फंक्शन। जैसे कंजप्शन फंक्शन कंजप्शन और नेशनल इनकम में रिलेशन बताता था,
वैसे ही सेविंग फंक्शन सेविंग और नेशनल इनकम में रिलेशनशिप बताता है। हम पहले डायग्राम के थ्रू समझेंगे। एक्स एक्सिस पे हमने लिया इनकम, वाई एक्सिस पे हमने ली सेविंग। हमें पता है अगर हम सेविंग का शेड्यूल बना रहे थे, सेविंग नेगेटिव से स्टार्ट हो रही थी, -40, -20, 0, 20, 40, 60। मींस इनकम के बढ़ने के साथ हमारी सेविंग बढ़ते जा रही थी, लेकिन स्टार्टिंग में नेगेटिव से स्टार्ट हुई थी। इसी वजह से ये बिलो दी ओरिजिन स्टार्ट हुआ, मतलब नेगेटिव एक्सिस से स्टार्ट हुआ और एक पॉइंट पे हमारी सेविंग जीरो भी हुई और फिर हमारी सेविंग पॉजिटिव हुई। सेविंग जीरो कब होती है? एट ब्रेक इवन पॉइंट, जब इनकम कंजप्शन के इक्वल होता है। जितना कमाया उतना खाया, कुछ नहीं बचाया, मींस सेविंग हमारी कितनी आई? जीरो आई। तब इस पॉइंट को क्या कहते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट। इस ब्रेक इवन पॉइंट से पहले हमारी सेविंग माइनस में थी, मतलब हम अपनी पुरानी सेविंग को यूज कर रहे थे। क्यों? क्योंकि हमारी इनकम कम थी और कंजप्शन ज्यादा था। ब्रेक इवन पॉइंट से पहले ये क्या डिपेक्ट कर रहा है? डिस सेविंग। और इसके बाद क्या हुआ? हमारी सेविंग स्टार्ट हो गई, सेविंग पॉजिटिव हो गई। मींस इस ई पॉइंट को हम ब्रेक इवन पॉइंट कहेंगे। इस ई से पहले वाला जो गैप है वो डिस सेविंग को डिनोट कर रहा है और इस पॉइंट के बाद वाला जो है वो पॉजिटिव सेविंग को डिनोट कर रहा है। अगर अब हम बात करें सेविंग फंक्शन की, इसके दो पार्ट होते हैं, एपीएस और एमपीएस। एपीएस का फॉर्मूला सिमिलर एपीसी की तरह ही होता है, दैट इज सी अपॉन वाई। यहाँ पे एपीएस एस अपॉन वाई। अगर हम आगे बात करें इसकी डेफिनेशन की तो क्या बन जाएगा? इट रेफर्स टू द रेशियो ऑफ सेविंग कॉरेस्पॉन्डिंग टू द लेवल ऑफ नेशनल इनकम। मींस सेविंग और नेशनल इनकम की रिलेशनशिप जो है उसे ही हम एपीएस कहते हैं, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव कहते हैं। इनकम हमने ली थी 0, 100, 200, 300, 400, 500, कंजप्शन 40, 120, 200, 280, 360, 440। इनकम में से कंजप्शन को माइनस करके हमने सेविंग निकाल दी, -40, -20, 0, 20, 40, 60। और एपीएस का फॉर्मूला होता है एस अपॉन वाई। जब हम एस को वाई से डिवाइड करेंगे तब हमारा आया -0.2, 0, 0.16, 0.1, 0.12। अब हम पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं। जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे एपीएस भी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। मींस हमारा फर्स्ट पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन यही है कि एपीएस इंक्रीज होता है विद इंक्रीज इन लेवल ऑफ इनकम। हमने देखा हमारा एपीएस जीरो भी आया है। जीरो कब आया है? एट ब्रेक इवन पॉइंट, जब इनकम और कंजप्शन इक्वल थे। सेकेंड पॉइंट यही हो गया, एपीएस इज जीरो एट ब्रेक इवन पॉइंट। और हमने नोट करा कि एपीएस जो है वो नेगेटिव भी हो रहा है और जीरो भी हो रहा है, तो हमने ये भी लिख दिया एपीएस कैन बी नेगेटिव एंड जीरो। और एपीएस क्या कभी 1 हो सकता है? एपीएस का फॉर्मूला क्या होता है? एस अपॉन वाई, एस अपॉन वाई। एंड 1 लाने के लिए सेविंग को इनकम के बराबर करना पड़ेगा। क्या ऐसा हो सकता है कि जितना आप सेव करो, जितना आप अर्न करो उतना का उतना आप सेव कर लो बिना कंज्यूम करे? क्या कंजप्शन कभी जीरो हो सकता है? नहीं हो सकता। इसी वजह से एपीएस कभी भी 1 के इक्वल नहीं आ सकता, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम पूरी इनकम अपनी सेव कर ले विदाउट डूइंग एनी काइंड ऑफ कंजप्शन। अब इसके बाद हम बात करते हैं एमपीएस की, डेट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। इट इज अ रेशियो ऑफ चेंज इन सेविंग कॉरेस्पॉन्डिंग टू द लेवल ऑफ नेशनल इनकम, कि सेविंग में नेशनल इनकम की वजह से कितना चेंज आया। एमपीएस डेल्टा वाई और डेल्टा एस से निकालते हैं। डेल्टा वाई चेंज हमारा वही सेम 100, 100, 100 आएगा। सेविंग में हमारा चेंज आ रहा है 20, 20, 20। अगर हम माइनस करेंगे -20, -40, जीरो को -20, 20, 40, इन सब में कितने का डिफरेंस है? 20, 20 का है। एमपीएस की वैल्यू क्या आ जाएगी? 20/100, 0.2, 0.2, 0.2, 0.2, 0.2। अब एमपीएस हमारा जीरो कब होगा? एमपीएस जीरो करने के लिए हमें डेल्टा एस को क्या करना पड़ेगा? जीरो करना पड़ेगा। जब न्यूमरेटर जीरो होगा तभी तो आंसर जीरो आएगा। मींस एडिशनल इनकम हमें किस पे खर्च करनी पड़ेगी? एडिशनल कंजप्शन पे, सेविंग पे नहीं। जितना ज्यादा कमाया उतना ज्यादा हमने कंजप्शन कर लिया, लेकिन हमने सेविंग नहीं करी। उस पॉइंट पे हमारा एमपीएस जीरो आ जाएगा। लेकिन अगर हम ऐसा करें कि जितनी हमारी एडिशनल इनकम आई है वो पूरी की पूरी हम एडिशनल सेविंग में लगा दें और एडिशनल कंजप्शन को जीरो रखें, तब हमारी एमपीएस की वैल्यू 1 आएगी। आई होप मेरी इस वीडियो से आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। एंड प्लीज कमेंट डाउन बिलो फॉर द सेकेंड पार्ट and subscribe my page for further study material of class 11th and 12th commerce. Thank you.